शुरू करा डिस्कशन। आज हम लोग टेस्ट नंबर 32 को डिस्कस करने वाले हैं। कितने? टेस्ट नंबर 32 को डिस्कस करेंगे। ओके, और टेस्ट का तो हमेशा नियम वही है, पैराग्राफ को छेड़ना नहीं और क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। चलो आ गया पैराग्राफ, तो अभी तो हम इसको छेड़ेंगे नहीं, अभी तो सिर्फ इसको जूम करके छोड़ दे रहे हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। फर्स्ट क्वेश्चन, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ओके ठीक है। When will you call a person conservative in his attitude and approach? कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? रूढ़िवादी, रूढ़िवादी, ऑर्थोडॉक्स। इन हिज एटीट्यूड एंड अप्रोच, कि उसका जो एटीट्यूड है, उसकी जो प्रवृत्ति है, और अप्रोच उसका जो रवैया है, उसमें कब आप किसी को कंजर्वेटिव कहेंगे? कंजर्वेटिव आप कब कहेंगे? When he likes to try out every new idea before accepting it, कि हर आइडिया को स्वीकार करने से पहले उसको आजमाता है। कंजर्वेटिव तो फिर नहीं कह सकते हैं। When he sticks to old ways of thinking and doing, जो पुराना तरीका है उसी से चिपका हुआ, उसी से जुड़ा हुआ है, यही हो सकता है। When he solves his problem through tried out methods, की जो इस्तेमाल किया हुआ मेथड है उसी को क्या करता है? उसी का इस्तेमाल करता है। When he imputes motives to change agents, जब वो motives to change agents, imputes का मतलब क्या था? विरोध करना, मना करना, कि चेंज जो है, चेंज के जो एजेंट्स होते हैं, जो परिवर्तन के जो एजेंट्स होते हैं, उनको वो क्या करता है? उसका खंडन करता है। तो ऑर्थोडॉक्स कहेंगे। भाई इसमें दो चीजें जो है वो बहुत क्लोज है। एक व्हेन ही स्टिक्स टू ओल्ड वेज ऑफ थिंकिंग एंड डूइंग, तो सेकंड हुआ व्हेन ही इंप्यूट्स मोटिव्स टू चेंज एजेंट्स। तो इसमें ये दोनों ऑप्शन हो सकता है। तो मेरे ख्याल से दोनों ऑप्शन में ये ऑप्शन जो है ज्यादा है। जब पुराने नियम कानून से, पुराने परंपराओं से हम लोग जुड़े रहते हैं, उसको ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, रूढ़िवादी, परंपरावादी। तो ये, हालांकि पैराग्राफ में जाएंगे तो और क्लियर होगा, ये ज्यादा बेहतर, सेकंड ज्यादा बेहतर है। 4 भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है। नेक्स्ट, व्हाट डज द फ्रेज होम मेड इज बी सिंपली, व्हाट डज द फ्रेज होम मेड इज, व्हाट डज द फ्रेज होम मेड इज बी सिंपली, कि होम मेड का मतलब क्या? या कुछ लिखने में गलती हुआ है, लिखने में कुछ गलती हुई है। ये बी ने सिंपली होना चाहिए कि भाई होममेड सिंपली, होममेड फ्रेज सिंपली क्या है? सामान्य अर्थों में होममेड का मतलब क्या थी? अब बी की आवश्यकता नहीं थी। द बेस्ट, या व्हाट डज द फ्रेज होममेड इज बेस्ट सिंपली, ये भी हो सकता था। यहाँ बेस्ट लिखा हो कि होममेड इज द बेस्ट, कि घर से बना हुआ चीज जो है वो बेहतरीन, या होममेड जो पहले से तैयार होता है वो बेस्ट होता है, इसका क्या मतलब है? ये भी हो सकता है। द बेस्ट शुड नॉट बी डिस्कार्डेड, जो सबसे बेहतर चीज उसको डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए। चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज इज नॉट गुड, कि सिर्फ बदलाव के लिए भले बात, बदलाव की सिर्फ बदलना है तो कुछ बदल दो, ऐसा नहीं है। कि बदलाव जरूरी है तो क्या करें? माँ बाप को बदल दे, क्या बदल दे? भाई बहन को बदल दें, सबको चेंज करते रहें, तो बदलाव के लिए बदलाव, ये कोई मतलब नहीं है। पीपल शुड गो इन फॉर स्वदेशी बिकॉज इट इज होममेड, लोगों को स्वदेशी पे जाना चाहिए क्योंकि क्या है? ये होममेड होता है। वट एवर इज बीइंग प्रैक्टिस इज बेटर देन व्हाट इज न्यू, कि जो कुछ भी प्रैक्टिस किया जा रहा है बेटर देन जो नया है उससे बेहतर है। तो होममेड का सिंपली मतलब क्या है? होममेड का बेस्ट सिंपली मतलब क्या हुआ? तो होममेड का मतलब वो सिंपली ये होना चाहिए था कि तीसरा जो ऑप्शन है वो सबसे बेहतर, कि पीपल शुड गो इन फॉर स्वदेशी बिकॉज इट इज होममेड, कि स्वदेशी के लिए हमें जाना चाहिए क्योंकि वो होममेड होता है। ये हो सकता है होममेड, कि होममेड का बेस्टली यही मतलब होना चाहिए, सिंपली ये मतलब होना चाहिए। यानी थर्ड हो सकता है, क्योंकि पैराग्राफ में जाएंगे तभी पता चलेगा। और यहाँ दूसरा वर्ड, ये वर्ड हमें क्लियर ठीक से नहीं है, तो ये बेस्ट है कि नहीं होगा वो पैराग्राफ पढ़ेंगे तो क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। तो हो सकता है कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है। व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू कन्विंस द एवरेज विलेजर अबाउट द सुपरिटी ऑफ न्यू कैटल फील्ड, कि सबसे आसान मेथड क्या है कन्विंस करने का, आश्वस्त करने का किसी भी एवरेज औसत विलेजर को अबाउट द सुपरिटी ऑफ अ न्यू कैटल फील्ड, कि जो नया कैटल फील्ड है जहाँ पे मवेशी को रख सकते हैं, उसके लिए सबसे वो बेहतर है या अच्छा है, इस बात को कन्विंस करना है। कि मान लो, इसका कहने का मतलब कि कोई एक खास जगह पे जो है हम लोग जानवर को चढ़ा रहे हैं,
तो ऐसा हो सकता है कि दूसरी जगह चराने के लिए कोई कहेगा तो लोग डर जाएगा, भाई वहाँ ले जाएंगे, पता नहीं वहाँ के घास कैसा होगा, क्या होगा, जानवरों को कोई नुकसान ना हो जाए, पता नहीं क्या हो जाएगा, तो लोग डर जाते हैं, डर जाएंगे। जहाँ जो काम हमें डेली करने का वही काम हमको करने की आदत रहती है। तो लोगों को कन्विंस कैसे करें, कैसे कन्विंस कर सकते हैं? होम विजिट्स कि घर जाकर, फील्ड्स डेमोन्स्ट्रेशन की फील्ड को दिखाकर, डिस्कशन बहस से करके, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, या उससे संबंधित जो लिटरेचर है वो आप ये बात तो थोड़ी सी मुश्किल है कि मान लो अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान है उसको लिटरेचर क्या बांटेंगे आप तो थोड़ा सा है, लेकिन पढ़ा लिखा तो लिटरेचर भी पढ़ सकता है। तो या तो फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है, या होम भी उसके घर जाकर समझा सकते हैं। तो सबसे बेहतर तो मुझे लग रहा है ये तीसरा का सेकंड आंसर हो सकता है कि फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है, ज़्यादा बेहतर ये है। डिस्कशन से तो बहुत लोग कम ही मानते हैं किसी बात को। उसके बाद एरर है, तो एरर की तो बात बाद में करेंगे हम लोग। चलो अब पैराग्राफ में आते हैं। द विलेजर हैज कस्टमरली बीन वेरी कंजर्वेटिव इन हिज एटीट्यूड एंड अप्रोच, कि जो गांव वाले होते हैं कस्टमरली मतलब क्या, प्रायः, प्रायः कस्टमरली का मतलब क्या, प्रायः, अक्सर, हाँ, बहुत कंजर्वेटिव होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं इन हिज एटीट्यूड एंड अप्रोच। ही इज रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब क्या, अनिच्छुक, जो नहीं चाहता है टू चेंज हिज ट्रेडिशन वे ऑफ थिंकिंग एंड डूइंग थिंग्स, कि काम, जैसे पहला का ऑप्शन मिल गया, यही हो गया। कंजर्वेटिव का मतलब हो गया कि जो डूइंग और काम करने का चीज है वो पुराना है, उसको बदलना नहीं चाहता। हिज एटीट्यूड इन मेनी एस्पेक्ट्स इज होम मेड इज बेस्ट। अच्छा, होम मेड इज बेस्ट, यानी यह जो क्वेश्चन था यहाँ पे सिंपली क्या होना चाहिए था, इस क्वेश्चन में ये होना चाहिए था, व्हाट डज द फ्रेज होम मेड इज बेस्ट सिंपली, कि ये जो फ्रेज है होम मेड इज बेस्ट सिंपली, इसका क्या मतलब है ये पूछ रहा था, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था जब क्वेश्चन में जाओगे तो पता चल जाएगा अपने आप कि यहाँ क्या छूट गया। Homemade is best. For instance, most cattle farmers in the villages prefer to feed their cows and buffaloes with a home mix comprising local oil seeds like mustard or cotton seeds, pulses, jaggeries, saltpeter, जो घरेलू चीजें वही खिलाना पसंद करते हैं जो केटल फार्मर्स है। इट, अब ये केटल फार्मर्स लिखा है, यहाँ केटल फील्ड्स लिखा था। कैटल फीड, अच्छा फीड है, मेरे पढ़ने में फीड है ये, मैंने इसको फील्ड समझ लिया था, फीड। तो फीड का मतलब तो फिर भोजन है, फिर तो बात बन जाएगी। तो क्या होगा, फील्ड्स डेमोन्स्ट्रेशन होम विद डिस्कशन डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड, तो क्या हो सकता है इसमें, तो इसमें भी डेमोस्ट, बात तो वही कि डेमोन्स्ट्रेशन से ही ज्यादा बेहतर, दिखाकर ही कुछ ज्यादा हम समझा सकते हैं। तो यहाँ फीड का मतलब भोजन है, तो अब देखते हैं क्या होता है इसमें। फीड का मतलब भोजन था। तो जो अधिकांश के घर के बने हुए सारी चीजें खिलाता है। डेली ट्रायल्स एंड एक्सपीरियंस टू कन्विंस द रूरल कैटल फार्म, देखो डेली ट्रायल्स, यानी ट्रायल ही करना पड़ेगा तभी, यानी दिखाना पड़ेगा उसको, आजमा के दिखाना पड़ेगा। एन एक्सपीरियंस टू कन्विंस टू रूरल कैटल फार्मर दैट कंपाउंड फीड साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड improve the yields of milk without any incremental cost, कि बिना किसी कीमत के बढ़े हुए, अगर हम उसको डेली डेमोन्स्ट्रेट कर, डेली ट्रायल देंगे, एक्सपीरियंस और उसका अनुभव लेंगे कन्विंस करने का, तो कैटल फार्मर को, और उसमें उसके दैट कंपाउंड फीड्स, जो 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 हम खिला रहे हैं उसमें कुछ ऐड करें, कंपाउंड करें, साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड, जो वैज्ञानिक रूप से बना हो उसको, तो इससे क्या होगा कि मिल्क की यील्ड्स की, यानी मिल्क का जो उत्पादन होगा वो भी ज़्यादा होगा, और उसकी कीमत भी नहीं पड़ेगी। ये समझाने में हमको बार बार क्या करना पड़ेगा कि इट टेक्स न्यूमरस विजिट्स, कि कई बार हमको क्या करना पड़ेगा, विजिट्स करना पड़ेगा, कई बार क्या करना पड़ा कि हार्ड कन्विंसिंग, की बहुत हार्ड कन्विंसिंग जरूरत पड़ेगी। डेली ट्रायल्स, ट्रायल्स की डेली जरूरत पड़ेगी, यानी कई चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, कह रहा है न्यूमरस विजिट्स, कई बार देखना पड़ेगा, कई बार मिलना पड़ेगा। हार्ड कन्विंसिंग, बहुत हार्ड कन्विंस करना पड़ेगा। उसके बाद डेली ट्रायल्स, मतलब कुछ ना कुछ उसको क्या, डेली ट्राई करके दिखाना पड़ेगा, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना पड़ेगा। एक्सपीरियंस टू कन्विंस, तो ये सब, और आपको कन्विंस करने में कितना एक्सपीरियंस है, ये तो कई चीज़ों की बात कर रहा है। पहला का जवाब तो मिल गया, व्हेन स्टिक्स टू ओल्ड वेज एंड थिंकिंग, पहला का तो टू यही जवाब है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड में क्या था, व्हाट डज द फ्रेज होम मेड इज बेस्ट सिंपली क्या है, कि द बेस्ट शुड नॉट बी डिस्कार्ड चेंज फॉर द चेंज, द पीपल शुड गो इन फॉर स्वदेशी बिकॉज इट इज होम मेड, वट एवर इज बीइंग प्रैक्टिस इज बेटर देन व्हाट इज ड्यू। तो यहाँ जो देखो, यहाँ स्वदेशी वाली होना तो यही चाहिए था,
लेकिन यह जो पैराग्राफ है उसके हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वॉट एवर इज बींग प्रैक्टिस्ड इज बेटर देन व्हाट इज न्यू, कि जो चीज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वही अच्छा है, जो नया चीज होने वाला है उससे बेहतर जो हम लोग पहले से कर रहे हैं वही अच्छा है। या होम मेड इज बेस्ट लिविंग, यहाँ ये मीनिंग है। सो मीनिंग ये दोनों होता, लेकिन पैराग्राफ के हिसाब से लग रहा है कि ये आंसर इसका क्या है, बेटर है, कि जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वही बेहतर है जो नया करने से, यानी जो हम पहले से कर रहे हैं वो अच्छा है नया करने से। तो पैराग्राफ के हिसाब से ये, इसलिए पैराग्राफ में जाना जरूरी होता है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्योंकि जवाब तुम्हारा सबका आ गया लगभग, आगे जाने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू कन्विंस द एवरेज विलेजर अबाउट द सुपरियरिटी ऑफ अ न्यू कैटल फील्ड, कि सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। अब होम विजिट्स की बात कर रहा है, फील्ड्स डेमोन्स्ट्रेशन की बात कर रहा है, डिस्कस, इसमें तो सब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलेटेड लिटरेचर सब की बात किया है। तो थोड़ा सा हम और आगे जाकर देखते हैं कि पैराग्राफ में कुछ आगे क्लियर किया है क्या, क्योंकि ये तो सारी बातें इसमें लिख रखा है नहीं। देखो इसमें सारी बातें लिख रखा है, होम विजिट्स भी लिख रखा है, डेमोन्स्ट्रेशन की बात कर रहा है, डेली ट्रायल्स की भी बात कर रहा है, कन्विंसिंग की बात कर, सब कुछ की बात कर रहा है। तो जरा हम और चलते हैं इसमें और क्या कह रहा है। कि अगर एज ओल्ड वैल्यू टुवर्ड्स कास्ट क्रीड वुमेन टाइम एंड मनी टेक टाइम टू चेंज, द विलेजर हैज ट्रेडिशनली बीन अ believer in philosophy of karma or fate. He has found it more convenient to blame his economic distribution, poor living conditions, and strained भाग कर्मा एंड फेट, द सिक्योरिटी ऑफ द विलेज फाइंड इन द स्टेटस को। स्टेटस को का मतलब क्या, यथा स्थिति, ये बहुत पूछता है, ये ध्यान रखना। यथा स्थिति, यथा स्थिति मतलब जो स्थिति जैसी है उसको वैसे ही रखना, बदलना नहीं। स्टेटस को एक्ट्स एज अ डिसइंसेंटिव, क्या डिसइंसेंटिव मतलब होता है किसी को नुकसान पहुंचाने वाला, जो किसी को रोकता है। टू चेंज एंड एक्सपेरिमेंट इन द शॉर्ट रन मेनी ऑफ दिस एंटिक्वेटेड, एंटिक्वेट का मतलब होता है प्राचीन, ये ध्यान रखना। एंटिक्वेट का मतलब क्या है, प्राचीन, पुराना, प्राचीन, प्राचीन। स्लगिस का मतलब क्या होता है, धीमा, सुस्त, बहुत कम, सुस्त। इसमें तो इतना लंबा पढ़ लिया, लेकिन उसका आंसर कहीं नहीं है, इसका आंसर कहीं नहीं है। तो आपको इसी में से बेस्ट ढूंढना पड़ेगा कि भाई किसी को अगर कन्विंस करना है तो व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू कन्विंस द एवरेज विलेजर अबाउट द सुपरियरिटी ऑफ न्यू कैटल फीड। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या होगा, तो डिस्कशन, फील्ड्स डेमोन्स्ट्रेशन और होम विजिट्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, इसकी तो बात ही नहीं किया कहीं पे। तो इसको तो छोड़ ही देते हैं। डिस्कशन की बात हुई है, होम विजिट की बात हुई है, फील्ड डेमो ट्रायल की बात हुई है। तो सबसे बेहतर तरीका इसमें से क्या होगा किसी को कन्विंस करने का, तो मेरे हिसाब से सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि आप उसको डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए। क्या बार बार अगर हम मिलते भी हैं तो उससे बात, डेमोन्स्ट्रेशन ट्रायल होना चाहिए, उसको करके दिखाएंगे तभी। मान लो आप बार बार मिलते हो तो उससे क्या हो जाएगा, तो होम विजिट के साथ साथ उसको डेमोन्स्ट्रेशन देना पड़ेगा, ट्रायल कुछ करके दिखाएगा, रेगुलर रेगुलर खिलाया, रेगुलर जाके दिखा, डेमोन्स्ट्रेशन दिया तो कन्विंस ज्यादा होगा लोग। तो डेमोन्स्ट्रेशन से ज्यादा फायदा होगा मेरे हिसाब से। और आपको भी ये समझ कि डेमोन्स्ट्रेशन की अगर कुछ करके हम दिखा देंगे, प्रमाणित कर देंगे, दिखा देंगे, शो कर देंगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो तीनों क्वेश्चन के जवाब में लगभग मिलकर दो क्वेश्चन का ऑलमोस्ट जवाब था, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग ही लगाना पड़ा। रवि हैज बीन राइटिंग दैट एसे फॉर 2 आवर्स, तो स्पेलिंग इसको देखना, 2 आवर्स क्या होगा, 2 आवर्स, बट ही स्टिल हैज नॉट फिनिश्ड। देखो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखा है, और किस चैप्टर में पढ़ा रखा है ये भी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, एडवर्ब में पढ़ा रखा है, और कुछ इसी से मिलता जुलता कुछ दूसरे तरह का सेंटेंस मैंने लिखवा रखा है, सेंटेंस लिखवा रखा है दूसरे तरह का। तो क्या बता रखा है, याद आया क्या, याद आया क्या, कि रवि हैज बीन राइटिंग दैट एसे फॉर 2 आवर्स बट ही स्टिल हैज नॉट फिनिश्ड। याद आया कुछ, क्या क्या याद आ रहा है। तो ये हमने पढ़ाया आपको कहां पर, एडवर्ब में, कि स्टिल का यूज जो है, स्टिल का यूज निगेटिव सेंटेंस में नहीं करते, स्टिल का यूज निगेटिव सेंटेंस में नहीं करते। तो ये नॉट हो गया ना, इसलिए स्टिल का यूज में गलत है। तो फिर क्या होगा, स्टिल हट जाएगा और इसमें येट आ जाएगा, बट ही हैज नॉट फिनिश्ड येट, फिनिश्ड के बाद लिखेंगे येट, यानी सी पार्ट में एरर है, और फिनिश्ड के बाद क्या लिखेंगे, येट, कि 2 घंटे से लिख रखा लेकिन उसने अभी तक खत्म नहीं किया, ही हैज नॉट फिनिश्ड
येट, या सो फार या टिल नाउ, एडवर्ब में पढ़ा रखा, देख लेना. बीइंग अ रेनी डे, विजय डिसाइडेड टू स्टोरी एट, स्पेलिंग मिस्टेक तो इसमें कुछ ज्यादा कर रखा. बीइंग अ रेनी डे, विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम. कि रेनी डे होने की वजह से, रेनी डे होने की वजह से इसने डिसाइड किया कि घर पे रहे. तो रेनी डे कौन था? आप कह रहे हैं बीइंग अ रेनी डे, तो रेनी डे कौन था? विजय था क्या रेनी डे? ये पार्टिसिपल का क्वेश्चन है. ये किसका क्वेश्चन है? पार्टिसिपल का क्वेश्चन है. किसका क्वेश्चन है? पार्टिसिपल. तो इन्फिनिटिव से भी क्वेश्चन बनता है, पार्टिसिपल से भी क्वेश्चन बनता है. तो ये सब छोटे छोटे चैप्टर होते हैं, एक क्लास के चैप्टर होते हैं. सारे चैप्टर मैंने करवा रखा है, पार्टिसिपल करवा रखा है, क्वेश्चन टैग करवा रखा है, सबको देखना. तो इसमें इस तरह क्वेश्चन भी करवा रखा है. तो विजय बारिश का दिन नहीं था, दिन बारिश का था. तो इसका इट बीइंग अ रेनी डे क्या होना चाहिए? तो इट बीइंग अ रेनी डे, कि इट वाज अ रेनी डे, या इट बीइंग अ रेनी डे, या बीइंग इट अ रेनी डे, बीइंग इट अ रेनी डे. तो ज्यादा होता है इट बीइंग अ रेनी डे, क्योंकि यह बारिश का दिन था. तो इट बीइंग अ रेनी डे, कि यह बारिश का दिन था, इसलिए विजय ने सोचा कि घर पे ही रह जाए, स्टे कर जाए, स्टोरी ने स्टे कर जाए. माई अंकल हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे. लास्ट, ये तो क्वेश्चन मेरे पहले भी डिस्कस करवा रखा है, ये पहले भी आ रखा है. तो जब लास्ट सैटरडे लिख दिया, बीता हुआ टाइम लिख दिया है, बीता हुआ टाइम लिख दिया है, तो फिर हैज लेफ्ट प्रेजेंट परफेक्ट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. तो क्या हो जाएगा? सिर्फ ये हैज खत्म हो गया. माय अंकल लेफ्ट, ये क्या है? इट बीइंग. फाइव में क्या होना कि इट बीइंग अ रेनी डे, या बीइंग, दोनों उसको, इट बीइंग अ रेनी डे या बीइंग इट अ रेनी डे. पहले में फाइव का ये हो गया. सिक्स का क्या है? बी. बी में क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि बीते हुए टाइम के साथ प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते. नॉटी, तो ये वाला नॉटी नहीं है, पता चला कि नॉटी एग्जाम पर ये वाला स्पेलिंग देख लिया, नॉटी. अब कुछ लोग तो इसको नाटी कर लेते हैं, नाटी, छोटी नाटी. इसी को लोग नाटी कर लेते हैं, नाटी. बॉनी नाटी कर दिया तो फिर दिक्कत ही है. नॉटी, नॉट का मतलब क्या होता है? गांठ. नॉट का मतलब क्या है? गांठ. तो नॉटी मतलब क्या? गांठदार. क्लीमेंट, क्लीमेंट का मतलब क्या होता है? क्लीमेंट, उदार. ठीक है. स्पर्न का मतलब क्या होता है? बन, चरखा वगैरह जो बिनते हैं स्पर्न को, तो बनाते हैं, काटते हैं. सूत वगैरह काटना क्या कहते हैं? सूत काटना जो होता है उसको कहते हैं स्पर्न. लिलियंट मतलब क्या होता है? ढीला ढाला, ढीला ढाला, यानी उदार टाइप का, लिनियंट. कॉम्प्लिकेटेड, जटिल. तो फिर तो स्पर्न का तो कोई सेंस ही नहीं आ रहा, काटा हुआ सूत वगैरह काटने का तो सेंस ही नहीं बना, स्पिन स्पर्न. तो ढूंढना क्या था? अपोजिट. तो अपोजिट का मतलब क्या? उल्टा, विपरीत, विपरीत. तो नॉटी का मतलब हो गया जटिल, पेचीदा. और स्पर्न का मतलब क्या होता है? क्या मतलब? सूत जैसे काटते हैं तो अलग अलग करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में काट के बनाते हैं, अलग कर देते हैं. तो अब सोचो क्या होगा? सूत वगैरह काटना समझ रहे हैं ना? क्या मीनिंग कर रहे हैं? नॉटी, जटिल, पेचीदा, अपोजिट. तो क्या होना चाहिए? और स्पर्न का एक दूसरा मीनिंग भी होता है, किसी को नकार देना, नहीं मानना, इनकार कर देना. तो नॉटी मतलब हो गया जटिल, पेचीदा. और ये नॉटी स्पर्न का मतलब तो सूत वगैरह काटना जो होता है वो तो होता ही है, साथ साथ स्पर्न का क्या होगा? किसी को इनकार कर देना, मना कर देना, किसी को नहीं मानना. इनकार कर देना, मना कर देना, नहीं मानना. तो नॉटी जो है जटिल है, पेचीदा है, उलझा हुआ है.
और लीनियंट ढीला ढाला। तो इसका मतलब अपोजिट में क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए लीनियंट ढीला ढाला, कमजोर, आसानी से टूट जाने वाला, उसको क्या कहते हैं लीनियंट कहते हैं। लीनियंट है मतलब ढीला ढाला, कमजोर, सुस्त सा, ठीक है। और ये क्लीमेंट तो क्या होता है, उदार। या क्लीमेंट का मतलब हम ये लिखते हैं जैसे कोई हेल्पफुल हो, मददगार हो, उसको भी क्या कहते हैं, क्लीमेंट कहते हैं। क्लीमेंट ऐसे इनक्लीमेंट होता है, इनक्लीमेंट मतलब होता है कठोर, सख्त, इनक्लीमेंट वेदर, हार्श। तो क्लीमेंट का मतलब क्या, फेवरेबल, अनुकूल। तो यहाँ तो क्या कर, नॉटी, जटिल, पेचीदा, उलझा हुआ। तो लेनियन मतलब ढीला ढाला, कमजोर, उलझा हुआ जो ना हो, पेचीदा जो ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड सिनोनिम इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम ढूंढना है भाई। सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब क्या है, सिमिलर। रैश, रैश का मतलब क्या होता है, बिना सोचे समझे, कि जो कोई भी काम बिना सोचे समझे कर दिया वो क्या, रैश, केयरलेस। लुनेसी, लुनेसी का मतलब क्या होता है, पागलपन, पागलपन। सैगेसस, सैगेसस का मतलब क्या होता है, समझदार, बुद्धिमान, जैसे आप लोग हैं। रेवेज, रेवेज का मतलब क्या होता है, तबाह, तबाह करना, बर्बाद कर देना, नस्ते नाबूद कर देना। तो ढूंढना तो हम लोग को क्या है, सिनोनिम्स। अब सिनोनिम्स ढूंढना है तो भाई ढूंढिए, लेकिन सिनोनिम्स ढूंढने के लिए तो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, सेपिएंट का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी ढूंढेंगे। सेपिएंट का मीनिंग क्या है तो पता होना चाहिए, तभी ढूंढेंगे। तो सेपिएंट का मीनिंग क्या होता है, सेपिएंट, तो सेपिएंट का मतलब होता है समझदार, ज्ञानी, समझदार या फिर ज्ञानी, समझदार या फिर ज्ञानी, सेपिएंट, समझदार या फिर ज्ञानी, ठीक है, समझदार या फिर ज्ञानी, सेपिएंट। तो फिर इसका सिनोनिम, सिनोनिम ढूंढना तो क्या हो जाएगा, सेगासस, क्या हो जाएगा, सेगस, समझदार, बुद्धिमान, ज्ञानी, जिसके पास बुद्धि हो, अकल हो। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, सही स्पेलिंग किसका है, एबंडेंट, एबंडेंट का मतलब क्या होता है, प्रचुर, भरपूर, एबंडेंट। क्या है भाई स्पेलिंग, देखो मुझे तो आता नहीं ईमानदारी से, तो मैं तो कुछ बता नहीं सकता। एबंडेंट, एबंडेंट। अच्छा आप लोग को मिल गया, तो जो आप लोग का जवाब होगा वही मेरा भी होगा, आप लोग का भी यही जवाब होगा, मेरा भी यही जवाब है, क्योंकि आप लोग का जो जवाब होता है वही हमारा जवाब होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु हेट्स मैनकाइंड, जिसको पूरे मानव जाति से नफरत है। वन हु हेट्स मैनकाइंड, जिसको मानव जाति से नफरत हो, पूरे मानव से। मिसेंथ्रोप, मिसोजानिस्ट, ह्यूमैनिटेरियन, फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट परोपकारी, सबसे प्यार करने वाला, तो इसका अपोजिट हो गया। फिलैंथ्रोपिस्ट हो गया सबसे प्यार करने वाला, ये इसका अपोजिट हो गया। मिसोजानिस्ट, जानिस्ट क्या वुमेन के लिए आता है, ये मिसो, आप मिसो का मतलब होगा अगेंस्ट, और जानी किसके लिए होता है, वीमेन के लिए। तो जो महिलाओं के खिलाफ हो क्या, मिसोजानिस्ट, जो महिलाओं के खिलाफ, स्त्री विरोधी। ह्यूमैनिटेरियन तो नॉर्मल है, मानवीय, मानव संबंधित, जो मानव का भला करता हो। तो फिर वही मीज, मीज यहाँ भी था, मीज का मतलब क्या हो, खिलाफ। अथ्रोप या मिजनथ्रोप कह रहे हैं इसका, इंसानों के खिलाफ। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, वन हु हेट्स मैनकाइंड का मिजनथ्रोप। हालांकि ये सब वर्ड कई बार पूछा हुआ है, ऐसा वर्ड जो बार बार, ये सारे वर्ड, फिलेंथ्रोपिस्ट, मिसोसाइनिस्ट, ह्यूमैनिटेरियन, मिजनथ्रोप, ये चारों वर्ड ऐसा है जो बार बार पूछता है, इसलिए चारों वर्ड की मीनिंग पर ध्यान रखना। फिलेंथ्रोपिस्ट हो गया सबका भला करने वाला, मिसोजाइनिस्ट हो गया स्त्रियों से नफरत करने वाला, ह्यूमैनिटेरियन हो गया मानव की भला करने वाला, मानव मात्र को सोचने वाला, मिजनथ्रोप हो गया मानव से नफरत करने वाला। सबका मीनिंग ध्यान रखना, कोई वर्ड आ सकता है। ह्यूमैनिटेरियन तो ये सारे वर्ड ऐसे ही हैं जो स्पेलिंग करेक्शन में भी आ जाएगा, ये भी ध्यान रखना। ये सारे वर्ड स्पेलिंग करेक्शन में भी कभी भी आ सकते हैं, इसलिए स्पेलिंग करेक्शन के हिसाब से भी ध्यान रखना सारे वर्ड का।
ए क्लोज फिस्टेड पर्सन, ये तो कई बार पूछा हुआ तो इसमें ध्यान ही रखना, ईडियम है ये, एग्जैक्टली ईडियम। ईडियम मतलब क्या, मुहावरा, कि वर्ड कुछ और मीनिंग कुछ और, ये तो कई बार आ चुका है। क्लोज फिस्टेड पर्सन बहुत आसान होता है ईडियम, ये ईडियम बहुत आसान है। क्लोज फिस्टेड पर्सन क्या मतलब है इसका, माइजर, क्या मतलब है, माइजर, ठीक है, माइजर, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, माइजर, ठीक है, कंजूस। द मदर सेड व्हाट कैन आई डू फॉर यू सन, माई सन, कि बेटे मैं तुम्हारे लिए कर क्या सकता हूँ, क्या करूँ तुम्हारे लिए, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू माई सन। अभी तो सेड टू हर सन ही रख दिया, व्हाट भी रहने दिया, और क्या कर दिया, सेड टू हर सन, मतलब कि तो बात ही नहीं बनी। क्वेश्चन पूछा तो क्वेश्चन पूछने का सेंस भी आना चाहिए था। ओके, द मदर आस्क्ड हर सन व्हाट शी डिड, व्हाट शी कुड डू, व्हाट शी कुड डू फॉर हिम माई सन। अब माई सन ही तो पहले ही बोल दो, क्या आस्क्ड हर सन, तो ये तो माई सन क्या है, कॉमा के बाद देखो नरेशन में पढ़ा रखा था, ये बात मैंने बता रखा कि ये जो कॉमा इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और केस चैप्टर में बताया था, वोकेटिव केस जब मैं पढ़ा रहा था उसमें भी ये बात बताई थी वोकेटिव केस में, कि नरेशन में देखना इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ कॉमा से अलग कर रहा है, इसका मतलब ये वोकेटिव केस में है। वोकेटिव केस का मतलब है कि माई सन क्या है, ऑब्जेक्ट होगा, तो क्या होगा, द मदर सेड टू सन, मदर सेड टू हर सन, इसी को ऑब्जेक्ट को और इसमें क्या सेकंड पर्सन यू है, और यू को चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट होना चाहिए, बिना रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट का यू चेंज नहीं होगा, इसलिए जानबूझकर माई सन जो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट था उसको क्या किया, इसके अंदर देख रख दिया, ताकि आप और हम कंफ्यूज हो। तो हम तो समझदार हैं कि भाई कॉमा से अलग करके रखा है, इसका मतलब क्या, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट इसको बाहर कर देंगे, द मदर सेड टू हर सन, तो क्या बनेगा, मदर आस्क्ड हर सन, यानी एक ही ऑप्शन है ये। ऐसे हो सकता था ये भी, लेकिन इसमें क्या गड़बड़ी होगी कि व्हाट शी डिड फॉर हिम, या तो कैन को ही बदल दिया, तो कैन का कुड होना था ना, कैन गायब ही कर दिया, तो इसमें से कैन गायब हो गया, इसलिए ये बात ही नहीं बनी। तो क्या बचा, व्हाट शी कुड डू फॉर हिम, ये होगा। इसमें माई सन जैसा का वैसा ही रख दिया, ये तो वैसे ही नहीं होना था। तो क्या ऑप्शन होना है, थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज, हमने पहले से एक्सरसाइज कर रखा है, वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज, हमने पहले से ही एक्सरसाइज कर रखा है, वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज, कि हमने तो एक्सरसाइज पहले से ही कर रखा है, वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज। तो टेंस नहीं बदलना है, देखो यहाँ टेंस बदल गया, हैड बीन, यहाँ टेंस बदल गया, इज प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, तो एक्सरसाइज हैज बीन डन बाय अस, ओके, द एक्सरसाइज हैज ऑलरेडी बीन डन बाय। और जब नरेशन, जब मैंने वॉइस पढ़ा था, वॉइस में कहा था कि ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है इसको हम लोग बीच में ला देते हैं, बता रखा वॉइस में देखना, तो बीच में लाना था, तो ये क्या हो जाएगा, द एक्सरसाइज हैज ऑलरेडी बीन डन बाय अस, सेकंड, जैसे ए और बी दोनों था, लेकिन इसे ऑलरेडी है, इसे देखो ये ऑलरेडी है, तो और एडवर्ब भी पढ़ा रखा है, अगर मान लो वॉइस में नहीं पढ़ा तो एडवर्ब तो पढ़ा रखा है ना, कि एडवर्ब कहाँ होना चाहिए, ऑलरेडी कहाँ होना चाहिए, स्टिल कहाँ होना चाहिए, कोई एडवर्ब कहाँ, जिस वर्ड को मॉडिफाई करता है उसके साथ होना चाहिए था। तो ऑलरेडी क्या होता है, मेन वर्ब के पहले आता है, तो मेन वर्ब यहाँ पर क्या था, ये डन था। या फिर दूसरी बात क्या होती है कि जब एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब होता है तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद रखते हैं, बता रखा था, हैज मेन वर्ब भी हो, हेल्पिंग वर्ब भी, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो हैज ऑलरेडी, दोनों नियम से अगर एडवर्ब का रूल जाए तो उसके हिसाब से बी होना चाहिए था। ही प्राइड्स हिमसेल्फ, ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तो देखते ही बन जाना चाहिए, क्या, प्राइड्स हिमसेल्फ इन, क्वेश्चन तो लगातार मुझे लगता है 2-3 सेट से आ रहा है, तो इस पर तो कोई ध्यान नहीं देते हैं, एकदम तो याद ही हो जाना चाहिए। ए ऑनरेडी डिग्री वॉज कन्फर्ड, यहाँ लिखने में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो, ए ऑनरेडी नहीं होगा, क्या होगा, एन ऑनरेडी, आर्टिकल में पढ़ा रखा देखिएगा, एन ऑनरेडी डिग्री वॉज कन्फर्ड। अब कन्फर का फिक्स प्रीपोजिशन याद होना चाहिए, प्रीपोजिशन उसे पढ़ा रखा है, कन्फर, तो कन्फर का प्रीपोजिशन क्या होता है, कन्फर टू, या कन्फर ऑन, या कन्फर अपॉन, या कन्फर फॉर, कन्फर का क्या प्रीपोजिशन होगा, कन्फर का प्रीपोजिशन देखना है आपको, क्या प्रीपोजिशन होगा कन्फर का, कन्फर का प्रीपोजिशन क्या है, कन्फर का प्रीपोजिशन क्या है,
कन्फर का प्रीपोजिशन क्या कर लिया होगा? कन्फर, कन्फर का प्रीपोजिशन क्या है? ऑन। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, इसमें तो कोई ज्यादा दिमाग लगना नहीं चाहिए, फटाफट कन्फर ऑन। कन्फर का प्रीपोजिशन ऑन होता है, फिक्स्ड। इट विल रेन सून। क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग्स, ये सब छोटे छोटे चैप्टर पढ़ा, एक एक जैसे रिमूव टू को था ना कि मैंने आपको एडवर्ब में ही पढ़ा रखा है। क्वेश्चन टैग, इन्फिनेटिव पार्टिसिपल, ये बहुत छोटे छोटे, कंडीशनल सेंटेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, ये सब काफी छोटे छोटे चैप्टर होते हैं और इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, इस पर ध्यान रखना। इट विल रेन सून, इट विल रेन सून की बहुत जल्दी ही बारिश होगी, शून एस डबल एन सून होना चाहिए था, कि जल्दी ही बारिश होगी। इसमें हेल्पिंग वर्ब का कमाल होता है, एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाना होता है। पहले देखते हैं नेगेटिव कौन कौन सा है। नेगेटिव जो है यही दो है, इस दोनों तो नेगेटिव है ही नहीं, ये तो खानी खत्म हो गया, नेगेटिव होना ही ना चाहिए था, तो क्या होगा? तो नेगेटिव अगर होना चाहिए तो नेगेटिव यही है और यही है। इसमें विल शॉर्ट फॉर्म में लिखा डबल एल, तो सेल और विल है, तो इज तो होगा नहीं, हेल्पिंग वर्ब को इस तरह से हम बदल नहीं सकते, तो बचा यही। लेकिन इसका स्पेलिंग क्या होगा? वॉन्ट। कि विल नॉट का क्वेश्चन टैग में पढ़ा रखा है, विल नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है? वॉन्ट। विल नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है? वॉन्ट। क्वेश्चन टैग में पढ़वा रखा है, दिखा रखा है, तो ये तो सीधा देखते ही बन जाना चाहिए, विल था तो क्या होना चाहिए? विल नॉट, वॉन्ट। ठीक है, विल नॉट का वॉन्ट। क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट। ये भी डिग्री में पढ़ा रखा है, साफ साफ क्वेश्चन है, डिग्री में एकदम पढ़ा रखा है। द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज, कंपेयर पढ़ा रखा है, डिग्री में देखना जाके सीधा रूल पढ़ा रखा है कि जब दो पैरेलल इंक्रीज या डिक्रीज दिखाना हो तो बता रखा, द हाइयर यू गो द कोल्डर यू फील। क्या आ गया जवाब? बिल्कुल, क्या जवाब होगा आपका? यही डी। दोनों में द लिखना है, दोनों कॉम्पिटिटिव डिग्री के पहले द होता है। बता रहे जब पैरेलल इंक्रीज या पैरेलल डिक्रीज दिखाना होता है तो दोनों कॉम्पिटिटिव डिग्री के साथ क्या यूज करते हैं हम लोग? द का इस्तेमाल करते हैं। यही रूल बता रखा है, यही रूल होता है द। ये तो ईडीएम ही है, जिसको ईडीएम याद है तुरंत बना देगा। ईडीएम जो होता है, क्या होता है ईडीएम बताओ? क्या होता है? एक तो होता है अकॉर्डिंग टू, एक ईडीएम जो कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन की तरह भी यूज होता है, अकॉर्डिंग टू लोग प्रीपोजिशन की तरह भी यूज करते हैं, एक तो अकॉर्डिंग टू होता है, और दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है बताओ बताओ? दूसरा होता है इन अकॉर्डेंस विथ। क्या होता है? इन अकॉर्डेंस विथ। तो इन अकॉर्डेंस विथ के चले चले तो क्या हो जाएगा? ये होगा इन अकॉर्डेंस विथ, पहला ऑप्शन हो जाएगा, इन अकॉर्डेंस विथ के अनुसार, इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ इंडिया, भारत के कानून के मुताबिक। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम हेड ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सरकार का जो सबसे बड़ा हेड है, प्रधान हेड है, वो क्या है? प्रेसिडेंट है। ये तो अरेंज करना है, कीजिए अरेंज। जेप्ट इज अ वेरी गुड डांसर, जेप्ट जो बहुत अच्छी डांसर है या अच्छा डांसर है जो भी है, हु ऑलवेज ट्राइज न्यू डांस स्टेप्स। अब जहां से ये इसका मतलब पी से शुरू हो सकता है, पी से कोई ऑप्शन है क्या? एक ऑप्शन है, यानी पहला से शुरू हो सकता है। फिर क्या अगर आर, विच आर डेमोन्स्ट्रेटेड, जेप्ट इज अ वेरी गुड डांसर हु ऑलवेज ट्राई न्यू डांस स्टेप्स विच आर डेमोन्स्ट्रेटेड। ओके, जो भी इसको नया डांस तुरंत जिसको दिखाया था उसको मार्क दिया, क्या होगा? पी के बाद आर भी ठीक ही है। ओके, एस एंड मास्टर्स देम, और तुरंत उसको क्या करता है? मास्टर करता है, वाइल द रेस्ट ऑफ द क्लास इज स्ट्रगलिंग। बिल्कुल यही हो गया, यही हो गया आंसर, क्योंकि ये तो सिंपल सा बन रहा था, जेप्ट इज अ वेरी गुड डांसर, और हम लोग यहीं से शुरू कर रहे हैं। हम तो ऑप्शन से भी बना सकते चाहते तो ऑप्शन से बनाते जेप्ट इज वेरी गुड डांसर। तो दो तरीका है, एक तो सीधा ऑप्शन में चले जाइए और दूसरा क्या, यहीं से शुरू कर लीजिए। तो यहाँ से शुरू करने में कई बार फायदा होता है, जैसे हमने क्या किया, जेप इज वेरी गुड आंसर, हमने पी ही उसके बाद पढ़ के देखा, तो अगर पी बन जाता तो ठीक है, तो काट देते ऑप्शन, कम से कम ये तो पता चल जाता है कि पी से ऑप्शन नहीं, अगर पी से कोई ऑप्शन अगर है नहीं है तो नहीं है, काट, पी वाले ऑप्शन को काट देते। फिर हम लोग क्या करते, क्यू से पढ़ते, तो क्यू से अगर बन रहा होता तो ठीक है, नहीं तो उस ऑप्शन को काट देते। तो हमने पी से पढ़ा कि जेप इज वेरी गुड डांसर हु ऑलवेज ट्राइज न्यू डांस स्टेप, तो पी से बन रहा था, तो पी से हमने देखा ऑप्शन एक ही है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा और, ये नहीं कि एक ही देखा यही से होगा, थोड़ा सा और पढ़ के देखा। फिर पी के बाद क्या करता, आर विच आर डेमोन्स्ट्रेटेड, कि जो भी अब ये विच किसके लिए आ रहा है? डांस स्टेप्स के लिए, जो उसको दिखाया जाता है, डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। फिर एंड मास्टर्स देम क्विकली, और जो भी डांस स्टेप उसको तुरंत मास्टर कर लेता, मतलब कंट्रोल कर लेता। मास्टर यहाँ वर्ब की तरह इस्तेमाल हो, ये जो मास्टर है क्या है? वर्ब है,
कि वर्क करो में या कंट्रोल कर लेना, कि तुरंत उस स्टेप को कंट्रोल कर लेता, तो बन गया ये क्यू, वाइल द रेस्ट ऑफ द क्लास इज स्ट्रगलिंग, और रेस्ट क्लास स्ट्रगल कर रहा होता है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन बेस्ट हो गया। कहीं से या तो ऑप्शन से जाइए या वहीं से आ जाइए, कोई भी तरीका करेंगे काम हो जाएगा। व्हाट इज द पार्ट ऑफ विजिलेंट, ये जो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें जब तक वर्ड मीनिंग आपको याद नहीं होगा तब तक आप इसका पार्ट, ये नहीं कि कोई वर्ड का स्पेलिंग देकर आप ढूंढ लेंगे उसका, कुछ वर्ड में स्पेलिंग देकर ढूंढ लेते हैं, जैसे मैंने आपको नाउन में बता रखा है, नाउन में बता रखा था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वगैरह को ढूंढना था तो वहां ढूंढ लेते हैं, लेकिन हर वर्ड को आप उसका स्पेलिंग देख के ढूंढ लेंगे ऐसा, ये तो असली मीनिंग से ढूंढा जाता है। विजिलेंट, विजिलेंट का इस्तेमाल किसके लिए होता है, यूज विजिलेंट हम किसको कहते हैं, इंसान नाउन के विषय में बात करते हैं, नाउन विजिलेंट है, मैं विजिलेंट हूँ, वह विजिलेंट है, वो ऐसा विजिलेंट है, तो जागरूक, सजग, अवेयर। तो दे मीनिंग अगर पता होगा और किसके लिए यूज होता है ये पता हो तो पता चल जाएगा, तो इसलिए वर्ड मीनिंग भी अच्छे से याद करना बहुत जरूरी होता है। तो विजिलेंट का मतलब क्या हुआ, जागरूक है। जागरूक कौन होता है भाई, इंसान। नाउन की बात कर रहा है, नाउन की बात कर रहा है इसलिए क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, नाउन के विषय में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो एडजेक्टिव सी, इंसान ही तो जागरूक होगा, इंसान ही तो विजिलेंट होगा, तो जो भी इंफॉर्मेशन नाउन के विषय में होगा या जो नाउन के विषय में इंफॉर्मेशन देगा वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। नाउन के विषय में इंफॉर्मेशन देने वाले वर्ड को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, सिंपल सी कहानी है ना। अच्छा टेस्ट था, बेहतरीन टेस्ट था। एक तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी इसमें, तो कोई बात नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक होता रहता है, टाइपिंग मिस्टेक गलती हो जाती है, तो ध्यान रखना है, अच्छे से मेहनत करना है, खूब प्रैक्टिस करना है, जम के प्रैक्टिस करना है। मिलता हूँ टेस्ट नंबर 33 में, अपना अपना ख्याल रखना। जय हिंद।